नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी इस सेशन में जुड़ जाइए और हम पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर के बारे में। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में आगे का भाग अध्ययन करने वाले हैं, जो बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से ही आपको चीजों को समझना है और सुनना है। ठीक है जी, ताकि हम पूर्णतः चीजों को एक विधिवत रूप से समझ सकें, विधिवत रूप से पढ़ सकें। हमने ये देखा था कि हमारे पास दो प्रकार के जंक्शन हैं। एक हमारे पास था एमिटर बेस, एक था कलेक्टर बेस जंक्शन। इनके आधार पर ही कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वो ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहला तो है एमिटर बेस जंक्शन, जिसे हम कहते हैं ईबी जंक्शन। दूसरा हमारे पास होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। दूसरा हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं सीबी जंक्शन। एक होता है हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास ये होता है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड यानी कि सक्रिय मोड। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है कट ऑफ मोड। तीसरा होता है सेचुरेशन मोड। सेचुरेशन मोड को हम कहते हैं संतृप्तता मोड। और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, कट ऑफ मोड। एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सेचुरेशन मोड। अगला है हमारे पास रिवर्स एक्टिव मोड, यानी कि उत्क्रम सक्रिय मोड। ठीक है, तो एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सेचुरेशन मोड और रिवर्स एक्टिव मोड है। ये हमारे पास एमिटर जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन हो गया। दूसरा हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, हमारे पास यहां पर क्या होता है, ये जो बाइस है ना, ये फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा। कौन से बाइस में काम करेगा, तो आप कहेंगे ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है अग्र अभिनति। जब एमिटर जंक्शन है जो फॉरवर्ड बाइस में है, यानी अग्र अभिनति है, इसे कह दिया एफ बी। और जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये है हमारे पास रिवर्स बाइस में। ठीक है, रिवर्स बाइस में है तो इसे हम क्या कहते हैं, पश्च अभिनति।
यानी कि आर बी। एक तो फॉरवर्ड बाइस और दूसरा कौन सा बाइस होता है भाई? रिवर्स बाइस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस हो गया। जैसे कट ऑफ मोड आता ना, तो कट ऑफ मोड में दोनों ही रिवर्स बाइस में काम करते हैं। एमिटर बेस जंक्शन भी और कलेक्टर बेस जंक्शन भी दोनों ही रिवर्स बाइस में है। तो कौन सा मोड है? कट ऑफ मोड है। एमिटर जंक्शन, एमिटर बेस है फॉरवर्ड बाइस में, कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस में, तो कौन सा मोड है? एक्टिव मोड है। दोनों ही हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में है, दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में है, तो उसे हम कौन सा मोड कहते हैं? हम कहते हैं सैचुरेशन मोड। और रिवर्स एक्टिव का मतलब एक्टिव का उल्टा। ये फॉरवर्ड बाइस है जिसकी जगह रिवर्स बाइस हो जाएगा, और रिवर्स बाइस है जिसकी जगह फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। रिवर्स एक्टिव है, वैसे रिवर्स एक्टिव को हम कहीं भी काम में लेते नहीं है। ठीक है, पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये हमारे पास प्रवर्धक एवं दोलित्र में काम में लिया जाता है। प्रवर्धक एवं दोलित्र में उपयोग लिया जाता है। कहाँ उपयोग लिया जाता है भाई? तो आप कहेंगे प्रवर्धक एवं दोलित्र में इसका उपयोग किया जाता है। जो कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड दोनों मिलके जो काम लेते हैं वो स्विच के रूप में काम लेते हैं। किसके रूप में? स्विच। कट ऑफ मोड में हमारे पास दोनों रिवर्स बाइस में तो ऑफ होगा, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बाइस में तो कौन सा होगा? ऑन। तो एक हमारे पास ऑफ होगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? तो एक हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑफ और ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑफ और क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑफ और ऑन हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के बारे में आप ध्यान से चीजों को देख लीजिए। ठीक मामला। चलो, कट ऑफ मोड हो गया, कट ऑफ मोड, और ये हमारे पास कौन सा मोड हो गया? सैचुरेशन मोड। अगला हमारे पास एक्टिव मोड यानी सक्रिय मोड है। फॉरवर्ड बाइस अग्र अभिनति है, रिवर्स बाइस कौन से है? पश्च अभिनति है। चलो जी, ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक तो हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन है दोनों। एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन के बाद में हमारे पास गेन के बारे में भी सवाल रहता है कि गेन किसका क्या क्या है। वो एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान भी रखना है विशेष रूप से। तो चलो अब हम देखते हैं गेन के बारे में क्या क्या सवाल रहता है। सबसे पहली बात, आपको यदि पूछा जाए कि गेन क्या होता है, तो गेन को आप कहते हैं लब्धि। गेन को आप क्या कहते हैं? लब्धि। गेन हमारे पास सिंपल मामला है, आउटपुट बट्टा इनपुट होता है। आउटपुट बट्टा इनपुट होता है, उससे अपन क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे गेन तो आपको समझ में आ गया, तो आप फिर एक और बता दीजिए भाई, करंट गेन किसे कहते हैं? करंट गेन किसे कहते हैं? करंट गेन कहलाता है धारा लब्धि। करंट गेन किसे कहते हैं? करंट गेन कहलाता है धारा लब्धि। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट, इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं धारा लब्धि। ठीक है, चलो, एक तो गेन हो गया और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया? करंट गेन। ये भी मामला क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास अगला केस। अगला केस हमारे पास क्या है? अगला केस है जो ध्यान से समझना है सारा केस को। ठीक है भाई, कि हमारे पास कॉमन बेस करंट गेन, यही है भाई कॉमन बेस करंट गेन। कॉमन बेस करंट गेन या उभयनिष्ठ आधार धारा लब्धि, इसे क्या कह सकते हैं? उभयनिष्ठ आधार धारा लब्धि। इसको एक हिंदी में कॉमन को तो लिख देते हैं उभयनिष्ठ, बेस को क्या लिख देते हैं? आधार धारा
लब्धि। कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन बताइए क्या होता है? तो आप कहेंगे हमारे पास बेस क्या है? कॉमन है, ठीक है। बेस कॉमन है तो हमारे पास, सॉरी बेस तो कॉमन, बेस तो आएगा नहीं। आउटपुट कहाँ कहाँ में लिया जाएगा? हमारे पास तीन चीजें हैं भाई, ये एक तो है एमीटर, एक है बेस और एक है कलेक्टर। और बेस यदि हमारे पास कॉमन है तो बेस तो आएगा नहीं, बेस नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगा? बेस हटा दिया तो फिर क्या बचेगा? कलेक्टर और एमीटर। आउटपुट क्या आएगा? कलेक्टर, और इनपुट क्या आएगा? एमीटर। आई सी बटा आई ई, सॉरी कलेक्टर बटा एमीटर, ठीक है। कलेक्टर बटा एमीटर, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आई सी बटा आई ई हो जाएगा। अब देखो कि इसमें इंपॉर्टेंट है काम की चीज क्या है कि आप जानते हो कि हमारे पास सबसे बड़ी धारा कौन सी है? आई ई, फिर कौन सी है? आई सी, फिर कौन सी है? आई बी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आई ई है जो आई सी से बड़ा है, इसलिए हमारे पास छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दिया। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देने पर अल्फा का मान सदैव एक से क्या होगा? कम। अल्फा का मान सदैव एक से कम होता है। अल्फा का मान सदैव ही क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे अल्फा का मान है जो सदैव ही एक से कम होता है। किसका मान है? अल्फा का मान सदैव किससे कम होगा? एक से कम होगा, ठीक बात। कॉमन बेस के बाद में आता है हमारे पास कॉमन एमीटर करंट गेन। क्या आता है? कॉमन एमीटर करंट गेन। एमीटर तो कॉमन हो गया, एमीटर हमारे पास क्या हो गया भाई? तो एमीटर हमारे पास कॉमन हो गया। एमीटर कॉमन हो गया, पीछे बचा कलेक्टर और बेस है, तो आउटपुट कहां से लिया जाएगा? कलेक्टर पर, और इनपुट कहां पर होगा? बेस पर, ये होगा। अब इसमें तो आई सी आई बी से बड़ा है, इसलिए बीटा का मान तो क्या होगा भाई? ज्यादा ही होगा। तो आप लिखेंगे बीटा का मान सामान्यतः 99 होता है तथा अल्फा का मान सामान्यतः 0.99 होता है। बीटा का मान सामान्यतः 99 होता है, अल्फा का मान सामान्यतः 0.99 होता है। तो एक हमारे पास हो गया अल्फा का मान, दूसरा मान हो गया बीटा का, तीसरा मान हमारे पास है गामा का। कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर करंट गेन है, कॉमन कलेक्टर करंट गेन। कॉमन कलेक्टर करंट गेन हो गया तो गामा का, गामा बराबर क्या हो गया भाई? तो आप कहेंगे हमारे पास कलेक्टर कॉमन है, कलेक्टर नहीं आएगा तो एमिटर और बेस होगा। इसमें एमिटर है जो आउटपुट लिया जाएगा और बेस है हमारे पास क्या होगा? इनपुट होगा। तो ये हमारे पास कहलाएगा कॉमन कलेक्टर करंट गेन। और यही हमारे पास सूत्र है। अल्फा हो गया आई सी बटा आई ई, बीटा हो गया हमारे पास आई सी बटा आई बी, गामा हो गया आई ई बटा आई बी। बीटा का मान सामान्यतः 99 होता है, अल्फा का मान 1 से कम होता है, और सामान्यतः कितना होता है? तो आप कहेंगे 0.99 होता है। मैं आपको ये सारे फॉर्मूले एक में ही इनबिल्ड करके दिखा देता हूं, जो ध्यान से देखना भाई। सारे फॉर्मूले एक साथ एक तरीके से दिखा देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। देखो पहली बात तो आपने एक फॉर्मूला तो ये देखा था कि आई ई जो है वो आई बी प्लस आई सी होता है, कि हाँ जी एक तो हमने ये देखा ही था, बिल्कुल सही बात है, कोई किसी को इसमें मामले में कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने ये देखा था कि हमारे पास अल्फा है, कॉमन बेस करंट गेन है, तो कलेक्टर बटा एमिटर हो गया, ठीक है। बीटा है, जो बीटा है हमारे पास वो हमारे पास कॉमन एमिटर करंट गेन है, तो आई सी बटा आई बी हो गया, ठीक है। और अगला जो है हमारे पास गामा है,
वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन कलेक्टर करंट गेन है, तो एमीटर बटा क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, ये भी मामला आपका क्लियर हो गया। अगला देखो भाई अल्फा का मामला क्या है। अगला हमारे पास है अल्फा। अल्फा और बीटा गामा में संबंध क्या है, ये एकदम नए तरीके से ध्यान रखना। अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। अल्फा बराबर क्या होता है भाई, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, बीटा बराबर क्या निकलेगा, बीटा बराबर होगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और गामा बराबर क्या होगा, गामा होता 1 प्लस बीटा भी कह दो, या 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा भी कह दो, ये भी सेम ही बात है। ये ऊपर वाले रिजल्ट है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले ना, उनसे ये तीनों परिणाम निकलते हैं। अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा बराबर होगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। गामा बराबर होगा 1 प्लस बीटा या बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा कर दो, ये हमारे पास नाम हो जाएगा गामा का। तो आपने एक देख लिया अल्फा के बारे में, एक देख लिया आपने बीटा के बारे में, और एक देख लिया आपने गामा के बारे में। अल्फा बीटा गामा, ठीक मामला। अब अल्फा बीटा गामा तो हमने देख लिया। मैं कुछ न्यूमेरिकल देता हूं, जिसमें जैसे आपको सवाल दे दिया अल्फा का मान है हमारे पास 0.98 है, तो बताइए बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल यही है भाई। तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी बीटा तो होता है हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक बात है, तो 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 है, अच्छी बात है। तो बताओ क्या आया, तो आप कहेंगे सर 0.98 अपॉन 0.02 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 98 में 2 का भाग दिया, क्या आ जाएगा भाई, तो आप कहेंगे सर 49 आ जाएगा। तो बताओ ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पूर्णतः ये बात हमारे पास सही है। किसके बारे में बात हुई है, अल्फा के बारे में। दूसरा हमारे पास किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा के बाद में बीटा के बारे में। एक और सवाल दे देता हूं, यदि वो कहता है कि बीटा का मान मेरे पास 199 है, तो अल्फा का मान क्या है, ये भी तो ज्ञात करना अपना ही काम है। बीटा का मान दे दिया इन्होंने, तो पूछा अल्फा का मान बताओ, तो हम कहते हैं आराम से बता सकते हैं, क्योंकि अल्फा क्या होता है हमारे पास, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो 199 बटा 1 प्लस 199, तो 199 बटा क्या हो गया भाई, 200 हो गया। भाग दिया तो आपके पास 2 का 2 भाग, पहली बात तो भाग जा नहीं रहा, 200 पॉइंट आया, अब 2 का भाग दो, तो 9 दूआ 18, 1 19, 19 हो गया, तो 9 दूआ नहीं 9 दूआ 18 और 1 हो गए 10, 0.995 आया। क्या आ जाएगा भाई, 0.995 आ जाएगा। इसी हिसाब से मैं आपको एक सवाल और दे देता हूं कि यदि मान लो हमारे पास IE है, इसका मान है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, IE का मान दे दिया इन्होंने 20 मिली एम्पियर, और इन्होंने कह दिया IE का मान 20 मिली एम्पियर है, और IB का मान जो है वो उन्होंने दे दिया 0.04 मिली एम्पियर, ये नाम दे दिया। तो बताइए, पूछा इन्होंने कि अल्फा का मान क्या है, तो आप कहेंगे भाई अल्फा का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा। अल्फा क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और अल्फा का मान सीधा सूत्र से देखा जाए तो कलेक्टर बटा क्या हो जाएगा भाई, एमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कलेक्टर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक सूत्र हमारे पास और है, IE बराबर IB प्लस IC। तो IE का मान कितना है, 20 मिली एम्पियर। IB का मान कितना है, 0.04 मिली एम्पियर। IC का मान क्या करना है, ज्ञात करना। तो IC बराबर आएगा 20 माइनस 0.04, यानी कि 19.96 मिली एम्पियर हो गया। अब हमारे पास ज्ञात क्या करना, अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, IC बटा IE, ये हो जाएगा 19.96 बटा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है,
9 दुआ 18, पॉइंट पहले भाग गया, नहीं दशमलव आ गया, 9 दुआ 18, 1 19, 9 दुआ 18 हो गया, तो 1 16 8, 0.998 आया, 0.998 आ गया। तो ऐसे हमारे पास सवाल आते हैं जिसे अल्फा बीटा और गामा के आप आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं। किसके मान ज्ञात कर सकते हैं? तो आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा के सभी के मान आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब एक हमारे पास केवल टेबल और बची है, उस टेबल को यदि ध्यान से देख लिया जाए तो फिर कोई तनाव किसी भी प्रकार का नहीं बचेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगली एक टेबल बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब आपको इसको ध्यान से देखना है। हमारे पास क्या है कि ज्यादा छोटा छोटा हो गया, चलो ठीक, इसको एक साथ ही बड़ा कर देंगे। एक दो तीन चार पांच, एक और चाहिए। ठीक है, जो ध्यान से आप इसको देख लेना, ध्यान से एक एक चीज को समझ लेना। ये हमारे पास है सबसे पहला जो आप कहलाएगा कॉमन बेस, सीबी यानी कि कॉमन बेस कह दो। कॉमन बेस है तो क्या लिखा जाएगा भाई? सीबी। ठीक है, एक होगा कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर इसे कहते हैं सीई, और एक होता है कॉमन कलेक्टर, तो ये सीसी। ठीक है जी, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। इसमें देखो पहला हमारे पास इधर क्या है? इनपुट प्रतिबाधा। दूसरा हमारे पास क्या है? आउटपुट प्रतिबाधा। इनपुट प्रतिबाधा आउटपुट प्रतिबाधा के बाद में आता है करंट गेन। एक होगा हमारे पास वोल्टेज गेन। करंट गेन और वोल्टेज गेन है, इससे हमारे पास निकल जाएगा पावर गेन, और इस पावर गेन के बाद में लास्ट में फेज अंतराल। ठीक है, इनपुट पर इंपीडेंस है आर आई, आउटपुट हो गया आर नोट। देखो भाई ध्यान से, अब इस टेबल के अंदर ही मामला है सब कुछ। कॉमन बेस है, इसमें इनपुट प्रतिबाधा होती है कम, इनपुट में प्रतिबाधा है कम और आउटपुट में प्रतिबाधा क्या है? ज्यादा। ठीक है, और करंट गेन है आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। आउटपुट में प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा? कम, तो करंट गेन क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। जब आउटपुट का प्रतिरोध ज्यादा है तो आउटपुट का करंट कम हो जाएगा, इसलिए करंट गेन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कॉमन कलेक्टर में हमारे पास इनपुट प्रतिबाधा उच्च है, आउटपुट प्रतिबाधा कम है, और आउटपुट प्रतिबाधा कम है तो आउटपुट हमारे पास जो करंट गेन है, करंट क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। ठीक है,
करंट गेन, अब देखो आउटपुट में यदि प्रतिरोध ज्यादा है तो वोल्टेज गेन क्या होगा, ज्यादा। और आउटपुट में यदि हमारे पास आउटपुट में प्रतिरोध कम है तो वोल्टेज गेन क्या होगा, कम। वोल्टेज होता है वो हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, आउटपुट का जैसा प्रतिरोध होता है वैसे ही वोल्टेज होता है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होने पर वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये निम्न है, ये उच्च है, तो ये क्या आएगा, मध्यम। ये उच्च है, ये निम्न है, तो ये क्या होगा, मध्यम। ये निम्न है, ये उच्च है, तो ये भी क्या होगा, मध्यम। और ये उच्च है, ये निम्न है, तो ये भी क्या होगा, मध्यम। लेकिन जब पावर गेन के बारे में बात आती है तो एमीटर का पावर गेन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में कॉमन बेस का होता है, सबसे कम पावर गेन जो होता है वो कॉमन कलेक्टर का होता है। फेज अंतराल है, इनपुट और आउटपुट के बीच अंतर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। कॉमन एमीटर में 180 डिग्री, इसमें भी 0 डिग्री। कॉमन एमीटर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि एक तो हमारे पास पावर गेन ज्यादा है और एक फेज अंतराल है, इन्वर्ट है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। ये आप देखेंगे दूसरी चीजें तो कहेंगे भाई ये हमारे पास जो इनपुट प्रतिबाधा उच्च है, आउटपुट प्रतिबाधा निम्न है, इसका कहां काम में लिया जाता है, ये हमारे पास कहलाता है इंपीडेंस मैचिंग। क्या कहलाता है, इंपीडेंस मैचिंग कहलाता है। तो इंपीडेंस मैचिंग के लिए काम में लिया जाता है और यानी कि इसको बफर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास होता है प्रतिबाधा उसको आगे का आगे पूरा का पूरा ट्रांसफर करने का कार्य होता है। तो इंपीडेंस मैचिंग कह दो या बफर कह दो, बफर के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। इंपीडेंस मैचिंग या बफर के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, ये तो तीनों आपने क्लियरली देख लिया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलो, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी बात है, कोई किंतु और परंतु नहीं है। और ये हमारे पास पूरा ट्रांजिस्टर है जिसके बारे में हमने अभी तक पूरा का पूरा भाग पढ़ लिया। ट्रांजिस्टर में कुछ भी पीछे हमने नहीं छोड़ा है। अगले लेक्चर होगा उसके अंतर्गत हम एफईटी को पढ़ेंगे। अब जितने भी भाग हैं टफ है भाई, थोड़े थोड़े, क्या आपने कभी देखे नहीं है, नाम भी नहीं सुने, अब वो सारा मामला आ रहा है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल माहौल है। और ये टिपिकल माहौल 5-6 दिन और रहने वाला है कम से कम। उसके बाद में ये दिन है जो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें उसके बाद ऐसा कुछ बचेगा नहीं जिसमें आपका ये भाग अधूरा रहे या कोई दिक्कत आए, तो ये भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन अगले सेशन में जिसमें हम पढ़ेंगे एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, और उसको हम पूरा डिटेल में एक क्लास के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।